चलें सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज जो हमारा बेसिक सेशन है उसका डे फर्स्ट है। आज हम आपके साथ जो है वो क्रिप्टो की जो बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करेंगे। कोशिश करेंगे आपको बिगिनर लेवल के ऊपर थोड़ा सा गाइड किया जाए, थोड़ा सा मार्केट का, थोड़ा सा क्रिप्टो इंडस्ट्री का आपको ओवरव्यू दें कि क्रिप्टो क्या है, कैसे काम करती है, ब्लॉकचेन्स के क्या यहाँ पर रोल हैं। इसके अलावा थोड़ा सा बिटकॉइन का, थोड़ा सा इथीरियम का ओवरव्यू दें। इसके साथ साथ कुछ जो ब्लॉकचेन के कंसेंसस होते हैं उनका कुछ इन्फॉर्मेशन दे, ब्लॉकचेन के रेलिवेंट। और इसके साथ आपको जो है वो क्रिप्टो एक्सचेंजेस का थोड़ा सा गाइड करें कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस क्या होती हैं, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस क्या होती हैं। इस रेलिवेंट जो है वो हम आपको कंप्लीट गाइड करें। सो सेशन को जो है वो स्टार्ट करता हूं मैं, और कोशिश करिएगा कोई भी डिस्टरबेंस अब ना हो, क्योंकि मेरा फुली फोकस होगा सेशन के ऊपर और मैं ये चीजें जो है वो नहीं देख पाऊंगा। बाकी भी चीजें अगर कोई अनम्यूट हो रहा है या फिर कोई ये लाइंस वगैरह ड्रॉ कर रहे हैं तो को होस्ट से मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली वो इन चीज़ों को देखिएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको आप डायरेक्टली यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो है वो हमने एक चीज़ को जो है हमने क्लियर कर देना है। बेसिक्स ट्रेनिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्रिप्टो का जो है वो थोड़ा सा इंट्रो दिया जाएगा, क्रिप्टो क्या है, कैसे काम करती है। जी, होपफुली मेरी वॉइस जो है वो क्लियर होगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेशन को। इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन होगा। फर्स्ट फेज के अंदर आपको इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा कि ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो करेंसीज क्या है। इसके बाद आपको जो है वो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का प्रूफ ऑफ वर्क डिफाइन किया जाएगा। नेक्स्ट जो है वो आपको बीटीसी, इथीरियम और जो आल्ट्स कॉइन है इसकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग के रेलिवेंट आपको गाइड किया जाएगा कि ये क्या है, इनका रोल क्या है मार्केट में, और किस तरह से ये अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो क्रिप्टो के इकोसिस्टम में एड्स कर रही हैं। फोर्थ नंबर के ऊपर आपको वॉलेट्स का, आपको प्राइवेट की का और आपको सिक्योरिटीज का बताया जाएगा। देन आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग का बताया जाएगा, स्टेबल्स कॉइन, यूएसडी। इसके बाद जो है वो आपको फ्यूचर ऑफ ब्लॉकचेन और वेब 3 के रेलिवेंट कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सो सेशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि क्रिप्टो क्या होती है। ठीक है, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। बहुत सारे लोगों को क्रिप्टो करेंसीज की जो है वो बेसिक डेफिनेशन का अब तक नहीं पता होगा। सो मैं इसको जो है वो क्लियर कर देता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। कि कोई भी डिजिटल करेंसी जो ब्लॉकचेन के टेक्नोलॉजी के ऊपर बिल्ड की जाती है वो कहलाती है क्रिप्टो करेंसीज। ठीक है, अब क्या हो सकती है क्रिप्टो करेंसीज, उसकी कुछ एग्जांपल्स हम कह सकते हैं। बीटीसी, बीटीसी भी एक क्रिप्टो करेंसीज है, बिकॉज बीटीसी जो है वो एक ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय किया गया है। इथेरियम भी जो है वो एक क्रिप्टो करेंसीज है, उसको भी जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय किया गया है। यूएसडीटी हो गया, सोलाना हो गया, कार्डानो हो गया, एक्सआरपी आ गया, ये सब डिजिटल और क्रिप्टो करेंसीज कहलाती हैं, बिकॉज ये एक ब्लॉकचेन के ऊपर जो है वो क्रिएट की जाती हैं। अब इसका क्या मकसद था, ठीक है, क्यों बनाएगी क्रिप्टो करेंसीज, ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी कि जो है वो मार्केट में जब एक स्टेबल मनी थी, गोल्ड था, डॉलर था, पीकेआर था या नार था, इसके बावजूद जो है वो किसी ने कॉन्सेप्ट दिया सतोशी ने कि आप जो है वो डिजिटल मनी बनाएं और वो भी ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय करें। उसके जो की फीचर थे, उसकी जो जरूरत थी, वो था डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए, आज से पहले जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं वो पेयर टू पेयर नहीं है। ठीक है, आप कोई भी आप बैंकिंग के अंदर ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो सेंट्रलाइज करेंसीज होती हैं, उसमें जो है वो सेंट्रलाइज जो आपकी अथॉरिटीज होती हैं उनका कंट्रोल होता है। ठीक है, और आप बॉर्डरलेस ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, ट्रांसपेरेंट नहीं होता, आप देख नहीं सकते कि आपने यहाँ से अगर किसी को मनी सेंड किया है क्या वाकई उसको रिसीव हो गई है, कितनी रिसीव हुई है, किस टाइम पे रिसीव हुई है। आप प्रॉपर जो है वो ये डेटे को, एक लेजर को, एक खाते को अपने जो है वो आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि ये सेंट्रलाइज बैंक इसको जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं और ये चीजें उन्हीं के हाथ में होती है। और इसके साथ साथ ये चीजें इतनी सिक्योर भी नहीं होती। तो यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसी को डेवलप करने का मकसद था वो यही था कि एक ये डिसेंट्रलाइज हो, एक ये ट्रांसपेरेंट हो, एक बॉर्डरलेस ट्रांजैक्शन हो, और इसके साथ साथ एक सिक्योर पेमेंट गेटवे हो। डेट्स वाई जो है वो बिटकॉइन को जो है वो डिप्लॉय किया गया और क्रिप्टो करेंसी जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि ब्लॉकचेन क्या होती है। बहुत सारे लोगों को हम यूज करते हैं, जी ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये ब्लॉकचेन है। सो हम ब्लॉकचेन का एक बेसिक जो है वो मकसद नहीं समझते कि ब्लॉकचेन क्या चीज है। देखिए, अगर हम यहाँ पर आते हैं ना एक वर्ड के ऊपर के ब्लॉकचेन, आप यहाँ पर आए ब्लॉकचेन सर्च करें तो आपको एक जो है वो पिक्चर यहाँ पर नजर आएगी। मैं यहाँ पर आपको शेयर करता हूँ, 2 मिनट जस्ट जो है वो वेट करिएगा। ये ब्लॉकचेन आ गई, इसको हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं
और आपके साथ जो है प्रैक्टिकल में कोशिश करूंगा चीजें सारी शेयर करें। सो थोड़ा सा आपने वेट करना है क्योंकि इंटरनेट थोड़ा सा स्लो ही होगा। जी, अब ये देखें, ये ब्लॉकचेन है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक के ऊपर जो है वो एक ब्लॉक बनता है, और ये एक डिजिटल लेजर है, ठीक है। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक डिजिटल खाता आप इसको कह सकते हैं, जहां पर आपका डेटा सिक्योर होता है, और ये डेटा एक के ऊपर एक ब्लॉक बनता है और उसमें आपका डेटा सिक्योर होता है। ये एक डिजिटल होता है, मतलब कि आप इसको डिजिटल भी कह सकते हैं, आप इसको ट्रांसपेरेंट भी कह सकते हैं, कि इसमें ऑल ट्रांजेक्शन्स, आप क्रिप्टो की जितनी भी ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे मैं एक बिटकॉइन भेजता हूँ किसी सेकंड पर्सन को, तो उसका जितनी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा वो इन ब्लॉक्स में स्टोर होता है, ठीक है। इन ब्लॉक्स में स्टोर होता है। इसका प्रोसेस क्या होता है, हम ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन जो है वो वेरीफाई होती है। वेरीफाई कौन करते हैं, वैलिडेटर्स वेरीफाई करते हैं। इसका भी मैं आगे जाके आपके साथ कॉन्सेप्ट शेयर करूंगा कि वैलिडेटर्स कौन होते हैं, ठीक है। प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है, प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है, बट सिंपल से आपको समझा रहा हूँ कि ब्लॉकचेन एक जो है वो लेजर होता है जो डिजिटल, और आपकी जो ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन होती है उसको वो सिक्योर करता है। प्रोसेस क्या होता है, आप ट्रांजेक्शन करते हैं, वैलिडेटर के पास जाती हैं, वैलिडेटर उसको वेरीफाई करते हैं, उसका ब्लॉक बनता है, ठीक है, और वो आपका डेटा परमानेंट जो है वो स्टोर हो जाता है। अगर आप किसी सेंट्रलाइज अथॉरिटी में होते हैं तो वहां पर आप चीज को एडिट कर सकते हैं, आप मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें आप चेंज ला सकते हैं। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की खास बात ही यही है कि ये ना मॉडिफाई हो सकती है, ना ये चेंज हो सकती है, ना ही ये एडिट हो सकती है। जो ट्रांजैक्शन एक दफा हिस्ट्री में ब्लॉकचेन के ऊपर हो गई, उसको कोई बंदा भी नहीं मिटा सकता, ठीक है। उसको चेंज नहीं कर सकते, उसे कोई कंप्यूटर नेटवर्क उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। वो चीज लाइफ टाइम के लिए आपकी परमानेंट जो है वो रिकॉर्ड हो जाती है। जैसे आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को दूंगा, ताकि आप लोगों को चीजें अंडरस्टैंड हो थोड़ी सी। अब बिटकॉइन है, बिटकॉइन क्या चीज है, बिटकॉइन जो है वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ ब्लॉकचेन है। अब आप पूछेंगे ये फर्स्ट जनरेशन क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, टोटल 3 जनरेशन हैं इस टाइम। बिटकॉइन का जो मकसद था बनाने का वो यही था कि मार्केट में जो है वो, इससे पहले कोई डिजिटल करेंसी नहीं थी, इससे पहले जो है वो ब्लॉकचेन कोई ऐसी नहीं थी जिसको बगैर किसी अथॉरिटी के, ठीक है, आप कोई ट्रांजैक्शन कर सकें। दैट्स वाई फर्स्ट जनरेशन इंट्रोड्यूस करवाई गई, जिसका मकसद सिर्फ यही था कि आप जो है वो पेयर टू पेयर डिसेंट्रलाइज वे में क्रिप्टो को ट्रांसफर कर सकें। तो ये बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट था। और ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता था, प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर काम करता था। मतलब के वैलिडेटर्स होते थे इन शेप ऑफ कंप्यूटिंग पावर। अब बहुत सारे लोगों ने, आपने सुना होगा जी, हमने माइनिंग रिग्स लगाए हुए हैं, ठीक है, हमने एंटी मनर्स लगाए हुए हैं। तो वो क्या करते थे, एंटी मनर्स का क्या रोल होता है कि वो बिटकॉइन की जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं और जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो उनको वेरीफाई करते हैं। उनके रिवार्ड में, उनको माइनिंग रिवार्ड में क्या मिलता है, बिटकॉइन मिलता था। जैसे जैसे वो ब्लॉक सॉल्व करते जाते थे, कंप्यूटिंग पावर जिसकी अच्छी होती थी वो ब्लॉक पहले सॉल्व कर लेता था, और उसको जो है वो इसके आप कहते हैं रिवॉर्ड में इंसेंटिव जो है वो एक किस्म का मिल जाता था। सो ये कॉन्सेप्ट था प्रूफ ऑफ वर्क का जो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में आया था। आप एक अपनी कंप्यूटिंग पावर की तौर के ऊपर अपनी कंट्रीब्यूशन बिटकॉइन के नेटवर्क में ऐड करते थे। सिंपली आप ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करते थे एज ए वैलिडेटर, ठीक है। मैथमेटिकल वो कैलकुलेशंस होती हैं, उनको सॉल्व किया जाता है। और जाहिर सी बात है, जिसकी अच्छी स्पीड होगी, जो जल्दी सॉल्व करेगा, वही पर्सन जो है वो जल्दी रिवॉर्ड लेकर जाएगा। दैट्स वाई जिसकी अच्छी कंप्यूटिंग पावर है इस टाइम में, जिसके पास अच्छे एंटी माइनर है, मैसिव लेवल के ऊपर नेटवर्क है, कंट्रीज के लेवल के ऊपर अब तो ये काम हो रहा है। सो वो लोग अच्छे लेवल के ऊपर बिटकॉइन माइन माइन कर रहे हैं। ये होता है प्रूफ ऑफ वर्क और फर्स्ट जनरेशन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन के ऊपर भी, इसी को यहाँ पर हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड जनरेशन में क्या होता था, आपका इथेरियम है, यहाँ पर हम कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आते हैं तो बहुत सारी आपको यहाँ पर जो है वो नजर आएंगी क्रिप्टो करेंसीज। बहुत पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज भी आपको यहाँ पर नजर आएंगी। मैं आ जाता हूँ यहाँ पर क्रिप्टोज में, रैंकिंग में आ जाते हैं, उसके बाद हम कैटेगरी के ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर आते हैं रैंकिंग में। जी, ये रैंकिंग आ गई है। तकरीबन आप देखें कि यहाँ पर आपको जो टॉप के ऊपर मिलता है वो बीटीसी मिलता है, ठीक है। और मार्केट में इस टाइम आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पर अभी स्टैट्स मुझे शो नहीं हो रहे क्योंकि मैंने दूसरा मोड ऑन किया हुआ है। तकरीबन लमसम 26 से 27 हजार क्रिप्टो करेंसीज हैं, 600 प्लस एक्सचेंजेस हैं। बट आपको जो पॉपुलर नजर आती हैं वो बिटकॉइन है, इथेरियम है, थीथर है, इसके अलावा बीएनबी है, इसके अलावा एक्सआरपी है, सोलाना है। सो फर्स्ट जनरेशन में आपको बिटकॉइन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसी तरह सेकंड जो है वो जनरेशन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी थी, वो इथेरियम की थी। मतलब फर्स्ट जनरेशन में तो मैंने आपको समझा दिया कि इसलिए बनाई गई कि आप जो है वो पेयर टू पेयर जो है वो बॉर्डरलेस और डिसेंट्रलाइज वे में ट्रांजेक्शन कर सकें। फर्स्ट कॉन्सेप्ट दे दिया।
बट उसमें बहुत सी लिमिटेशंस थी। बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है वो एक हद तक जो है आप उसमें डेली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उससे ज्यादा ये चीज नहीं होती। फिर इसी के सोल्यूशन के लिए जो है वो सेकंड जनरेशन ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इथेरियम को इंट्रोड्यूस करवाया गया। ठीक है, इथेरियम को मार्केट में लेकर आया गया। इथेरियम का क्या रोल था? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस। इथेरियम का मेन जो रोल है, मेन जो पर्पस था मार्केट में लाने का, वो ये था कि आपको जो है वो डीएप्स बनाए जाएं और कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाएं। आपने देखा होगा इस टाइम सबसे ज्यादा किसी अगर ब्लॉकचेन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स बने हैं तो वो है इथेरियम। सो इथेरियम का ये मकसद था कि इसको जो है वो मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो एक कॉन्सेप्ट दिया जाए और डिसेंट्रलाइज एप्स का दिया जाए। जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि आपने बैंक से एक गाड़ी ली है और आपने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैंने इतने टाइम पीरियड में आपको इतनी पेमेंट देनी है। अगर आप वो पेमेंट नहीं देते तो जो है वो बैंक्स वाले आपको कस्टमर कोर्ट में ले जाते हैं, फिर वहां पर आपका केस लगता है, और जो भी आपने उनको सेफ्टी के तौर के ऊपर जो भी चीज, घर के डॉक्यूमेंट या कुछ अपना ऐसा कोई गोल्ड वगैरह रखवाया होता है, तो वो केस के बिना पर उसको रिलीज कर दिया जाता है। बट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है कि ब्लॉकचेन है, यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो कोड कर दिया जाता है कि जैसे मेरे पास इस टाइम एक जो है वो इथेरियम पड़ा हुआ है। अब मुझे चाहिए $4,000। मैंने क्या किया कि इथेरियम अपने जो है वहां पर मैंने होल्ड करवा दिए, उसकी जगह मैंने यूएसडीटी ले लिया। मेरा एक टाइम पीरियड है कि 15 दिन के लिए मैंने यूएसडीटी लिए। अगर मैं 15 दिन जैसे ही मेरा टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट होगा, मैं उनको अगर इथेरियम रिटर्न कर दूंगा तो वेल एंड गुड। अदरवाइज जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में मेरे होल्ड है यूएसडीटी, वो ऑटोमेटिकली टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बाद उनको रिलीज हो जाएंगे। ये होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर किसी भी अथॉरिटी का, किसी भी अदारे का इंटरेक्शन नहीं होता। जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में चीज कोड कर दी जाती है वो उसके बिहाफ के ऊपर जो है वो चलता है। और ये भी एक कहते हैं ना कि यूनिकनेस है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की और डिजिटल जो है वो फाइनेंस की। इसके अलावा डी एप्स हैं, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन हैं। आपने बहुत सी डिसेंट्रलाइज चीजें देखी होगी, जैसे आप डेफी एक्सचेंजेस कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, पैनकेक हो गया, यूनिस्वाप हो गया, ये सारे जो है वो डिसेंट्रलाइज ऐप हैं। सो ये होगी सेकंड जनरेशन ऑफ ब्लॉकचेन। अब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन के ऊपर। टोटल तीन ब्लॉकचेन का बताया क्या है, फर्स्ट जनरेशन समझा दिया, सेकंड जनरेशन समझा दिया। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन जो ब्लॉकचेन है उसका ये रोल था कि वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर तो फोकस करें, ठीक है, साथ साथ जो है वो डीएप्स के भी ऊपर फोकस करें। बट इथेरियम के भी ब्लॉकचेन में एक इश्यू था, वो था लिमिटेशन का, कि एक हद तक जो है उसके ऊपर जाहिर सी बात है इतना क्राउड आया, ट्रांजेक्शन हुई, उसमें भी जो है वो डिले और ये चीजें जो है वो एरर्स कुछ आप कह सकते हैं इन शेप ऑफ टाइम्स आप कह सकते हैं वो आना शुरू हो गए। सो दैट्स वाई जो है वो थर्ड जनरेशन ब्लॉकचेन का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया गया, जिसमें एक्सआरपी है, कार्डानो है। इनका जो पर्पस था और जो रोल था वो यही था कि हम स्पीड के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, एक्सआरपी इस टाइम आप कह सकते हैं फास्टेस्ट है। ये यूज किया जाता है आपका ये यूनियन पे वगैरह हो गया जो मैसिव लेवल के ऊपर है, इनके लिए कि इसकी स्पीड है। ठीक है, ये विद इन फ्यू सेकंड्स आपकी जो है वो ट्रांजेक्शन करता है। और इसका जो मेन अच्छा फीचर ये भी है थर्ड जनरेशन का, कि ये ब्लॉकचेन्स आपस में भी कम्युनिकेट कर सकती हैं। लेकिन जो इससे पहले सेकंड जनरेशन में था वो ब्लॉकचेन्स आपस में इंटीग्रेट्स नहीं हो सकती थी, आपस में कम्युनिकेट नहीं होती थी। अब कम्युनिकेट से भी थोड़ा सा मुराद बता सकता हूँ कि जैसे आपने रैप टोकन देखे होंगे, आप बीटीसी लेते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने अगर बीटीसी लेना है तो आप बिटकॉइन की ही ब्लॉकचेन से उसको विड्रॉ करें। आप अक्सर BIP20 वाला भी जो है वो बिटकॉइन जो है वो कर लेते हैं बाइनांस से विड्रॉ। ठीक है, रैप बिटकॉइन हम उसको कहते हैं। अक्सर हम इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, रैप इथेरियम हमने कर लिया, इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर रैप बीटीसी भी हो गया। ये जो है वो चीजें होती हैं जिसको कहा जाता है कि आपस में ये चीजें कम्युनिकेट कर रही हैं। सो थर्ड जनरेशन ब्लॉकचेन क्या है? फास्टेस्ट है, रिलायबल है, ठीक है, और इसके साथ साथ ये आपस में भी जो है वो कम्युनिकेट करती है। और इसके ऊपर जो है वो बहुत सारे डीएप्स हैं, जैसे आपकी डेफी एक्सचेंजेस होगी, इसके अलावा अदर आपके जो है वो प्रोजेक्ट्स हो गए। अच्छा, जो ये सकलैन भाई ये कर रहे हैं, इनको बेशक आपके पास नाम शो होता है तो आप रिमूव कर दें। ठीक है, या मुझे 2 मिनट दें, मैं जरा ये व्हाइट बोर्ड जो है वो ऑफ कर देता हूँ। जी 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 जी, कर दें, क्लियर कर दें आप।
पर आप कोशिश करिएगा कोई भी जो है वो लाइन वगैरह ड्रॉ ना करे, और जो करे जिसका नाम यहाँ पर शो हो आप उसको रिमूव कर दें। अच्छा, हमने थर्ड जो है वो जनरेशन ब्लॉकचेन को भी आपके साथ एक्सप्लेन कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या एक्सप्लेन किया, क्रिप्टो करेंसीज क्या होती हैं, ब्लॉकचेन क्या है, इसका जो है वो प्रूफ ऑफ वर्क क्या है, किस तरह काम करती हैं, प्रोसेस क्या है, और इसकी एग्जांपल्स क्या है। उसके बाद हम थर्ड जो है वो अपना सॉरी फोर्थ जो हमारा पॉइंट है वो है क्रिप्टो एसेट्स। कॉइन्स क्या होते हैं, आपके स्टेबल्स कॉइन्स क्या होते हैं, टोकन्स क्या होते हैं, इन चीजों को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आते हैं। सो यहाँ पर देखें बिटकॉइन है। बिटकॉइन, अब ये कॉइन क्यों है, बिकॉज इसकी अपनी ब्लॉकचेन है। जिस भी चीज की अपनी ब्लॉकचेन होती है वो उसका जो नेटिव टोकन होता है उसको जो है वो ब्लॉकचेन जो है वो कहा जाता है। जैसे बिटकॉइन की ब्लॉकचेन का नेटिव टोकन बिटकॉइन है, सो बिटकॉइन की अपनी ब्लॉकचेन है, इथीरियम की अपनी ब्लॉकचेन है, बीएनबी की अपनी ब्लॉकचेन है, सुलाना की अपनी ब्लॉकचेन है, ट्रोन की अपनी ब्लॉकचेन है, जो TRC20 होती है वो ट्रोन की ब्लॉकचेन है, ठीक है, कार्डानो की अपनी जो है वो ब्लॉकचेन है। सो इसी तरह इनको कहा जाता है कॉइन्स। टोकन उसको कहा जाता है जो किसी की ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय होता है, जैसे शिब है, ठीक है, वो एक टोकन है। इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत से टोकन्स हैं, ठीक है। आप इस पे आए कैटेगरीज के ऊपर जाते हैं, यहाँ पर मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। यहाँ पर आएंगे आप सिंपली जो है वो कैटेगरीज में जाएंगे, तो यहाँ पर डिफरेंट आपको कॉइन्स टोकन्स और डिफरेंट कैटेगरीज के जो है वो मिल जाएंगे। आप इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर सर्च करना चाहते हैं, आपको इथीरियम की मिल जाएंगे, ठीक है। मीम्स आपको मिल जाएंगे, बीएनबी के इकोसिस्टम्स के ऊपर मिल जाएंगे, गेमिंग प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे बीएनबी की चैन के ऊपर, इथीरियम की चैन के ऊपर। तो वो सब टोकन है। सो ये डिफरेंस होता है एक टोकन में और एक कॉइन में। कॉइन की जो है वो अपनी ब्लॉकचेन होती है, और जो टोकन होता है वो किसी की ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय होता है। और इसके साथ साथ जो एक थर्ड चीज होती है वो होती है स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन जो है वो उनको कहा जाता है जिसके पीछे प्रॉपर 1/1 की रेशियो में एक एसेट होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, मे बी यहाँ पर स्टेबल का आपको ऑप्शन मिल जाए। जैसे FDUSD है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको जरा सर्च करते हैं। जी, ये आ गए हैं। जैसे आप देखें यूएसडीटी है। यूएसडीटी क्या है, एक स्टेबल कॉइन है। इसके पीछे जो है प्रॉपर लिक्विडिटी है। और स्टेबल कॉइन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि जितने आप मार्केट में अपने स्टेबल कॉइन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जैसे इसकी अगर 70 बिलियन सप्लाई है यूएसडीटी की, ठीक है, जो ट्विटर है आपका, इसको ये ट्रोन की ब्लॉकचेन के ऊपर है। सो इसके बैक के ऊपर आपके पास इतनी ही लिक्विडिटी होनी चाहिए एज अ रियल डॉलर के ऊपर, ठीक है। ये 1/1 यूएसडी जो अमेरिकन डॉलर है उसके ऊपर चलता है। जितने आपने मार्केट में यूएसडी देने हैं इतने ही बैकएंड के ऊपर आपके पास अमेरिकन डॉलर होना चाहिए। सो इसका प्रॉपर ऑडिट्स होते हैं, चेकिंग होती है, इसकी प्रूफ ऑफ रिजर्व होते हैं कि वाकई कोई ऐसा स्टेबल कॉइन जिसने मार्केट में अपना स्टेबल कॉइन जो है वो लॉन्च कराया हुआ, कि वाकई उसके पास बैकएंड के ऊपर इतनी जो है वो लिक्विडिटी है भी या नहीं है। दैट्स वाई इसके ऑडिट्स होते हैं। और अक्सर जो है वो कॉइन्स आपने देनी है देखी हैं जो बाइनांस के ऊपर थे स्टेबल्स कॉइन, वो ऐसा ऐसा डिलिस्ट भी हो जाते हैं। सो ये प्रॉपर एक सिक्योरिटी का इनका मैकेनिज्म होता है। और ये जो है वो एक डिफिकल्ट भी होता है, और इसमें जो है वो आपको सिक्योरिटी भी देखनी पड़ती है। बहुत से आपने देखा होगा स्टेबल कॉइन से, जैसे तारा लूना का था, ठीक है, स्टेबल कॉइन था, अल्गोरिथम बेस्ड कॉइन था, वो जो है वो डीपीक हो गया। बिकॉज उसके जो है बैकएंड के ऊपर आप कहें कि लिक्विडिटी उन्होंने अपनी हटा दी, वो तो ऐसे अल्गोरिथम बेस्ड था, प्रॉपर लिक्विडिटी बेस्ड नहीं था। तो इनको जो है वो कहा जाता है स्टेबल कॉइन। तो तीन चीजें हो गई। एक आपका कॉइन्स को एक्सप्लेन कर दिया गया, कॉइन्स क्या होता है, जिनकी खुद की ब्लॉकचेन होती है वो कॉइन्स कहलाते हैं। जो किसी की ब्लॉकचेन के ऊपर जो है वो बिल्ड किए जाते हैं, जैसे यूएसडीटी हो गया, शिब हो गया, उसको कहा जाता है टोकन। और स्टेबल कॉइन्स का मैंने आपको बता दिया, जो एक यूएसडी के इक्विवेलेंट होते हैं उनको कहा जाता है स्टेबल कॉइन। नेक्स्ट हम अपने अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, तो बात करते हैं कि ये जो आपके साथ क्रिप्टो थोड़ी सी एक्सप्लेन की गई है, इसका जो है वो एक आम पर्सन को क्या इम्पैक्ट उसके ऊपर जाता है, ठीक है, वो यहाँ से किस तरह से बेनिफिट ले सकता है, और वो यहाँ से कैसे जो है वो कुछ ना कुछ कमा सकता है। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस वर्सेस सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, ठीक है, कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस क्या होती हैं और सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस क्या होती हैं। इसके लिए हमें फिर जो है वो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपके साथ एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर हम जाते हैं एक्सचेंजेस के ऊपर, ठीक है। अब देखिए सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस क्या होती हैं, जैसे बाइनांस है, बाइबिट है, क्यू कोइन है, ये सारी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं। यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो फंड होता है, ठीक है, वो एक्सचेंजेस के पास होता है। वो एक्सचेंजेस की आप कह सकते हैं कि उनकी
कस्टडी में होता है, ठीक है, उनके कंट्रोल में होता है, चाहे जो भी एक्सचेंज है, चाहे बाइनांस है, क्यू कोइन है, बायबिट है, अपबिट है, ओकेक्स है। तो जितनी भी एक्सचेंजेस का जो एक्सचेंजेस हैं सेंट्रलाइज, उनमें आपका कंट्रोल नहीं होता फंड की सूरत के ऊपर। फंड जो होता है वो इनके कस्टोडियल वॉलेट्स में होता है। आप जस्ट जो है यहाँ पर ट्रेड करते हैं या आप विड्रॉ की रिक्वेस्ट लगाते हैं, तभी आपका फंड आप तक एक्सेस किया जाता है। बट डिसेंट्रलाइज में ऐसे नहीं होता। अगर हम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट से ही इन एक्सचेंजेस को आप जो है वो सिंपली यहाँ तक एक्सेस करते हैं, जिनमें पैनकेक स्वैप है, जिसमें जो है वो जुपिटर है, इसके अलावा हाइपर लिक्विड है, इसके अलावा जो है वो रेडियम है, यूनिस्वाप है, मोमेंटम है, इसके अलावा डिफरेंट है, ठीक है, कॉस्मोस की भी एक अपनी एक्सचेंज है, सुशी स्वैप्स है इथीरियम के लिए, ठीक है। डिफरेंट यहाँ पर एक्सचेंजेस हैं, आपको टॉप जो है वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस मिल जाती हैं। सो इसमें डिफरेंस क्या होता है कि आपके जो फंड होता है अपना सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में, वो आपके जो एक्सचेंजेस होता है उनकी कस्टडी में होता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज में आपकी अपनी कस्टडी में होता है। आप खुद जो है वो वहाँ यहाँ से जो है वो अपने ऑर्डर्स लगा सकते हैं, अपने फंड जो है वो अपनी ट्रांजेक्शन हैश को जो है वो ट्रैक कर सकते हैं, लिमिट ऑर्डर जो है वो स्टॉप लॉस, ये सब कुछ आप कर सकते हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में भी, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में भी। बट यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का ज्यादा है। उसकी रीजन ये है कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो होती हैं वो इजी टू यूज होती हैं, ठीक है। अब बाइनांस है, इजी टू यूज है, सिंपली आप गए, आपने केवाईसी की, आपके वहां पर सिंपल फीचर हैं, आप वहां पर स्पोर्ट इंजॉय कर सकते हैं, आप वहां पर जो है वो P2P इंजॉय कर सकते हैं, फ्यूचर्स इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जो है वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में ये चीज, सॉरी, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में ये चीज नहीं होती, ठीक है। डिसेंट्रलाइज का जो कॉन्सेप्ट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं, वो हम इनसे एक सवाल कर रहे होते हैं कि जो एक्सचेंज है उनके ऊपर ट्रेडिंग हो रही है, इसका हमें ट्रांजैक्शन हैश दें, हम कैसे इस चीज को जस्टिफाई करें कि यार यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है। सो जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होती हैं उसमें आपके पास ट्रांसपेरेंसी वैसे नहीं होती। आपका जस्ट जो यूजर है, जो काम कर रहा है वहां पर, जिसका अकाउंट है, वही इन चीजों तक जो है वो आप समझे कि एक्सेस ले सकता है, अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री तक, अपने फंड तक, अपनी जो है वो एक्टिविटीज तक। बट डिसेंट्रलाइज वे में अगर कोई पर्सन है जो ट्रेडिंग कर रहा है मैसिव लेवल के ऊपर, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि उसकी वो कौन सी उसकी एक्टिविटी है, उसकी कस्टडी में क्या है, ठीक है। वो उसकी आप आइडेंटिटी आइडेंटिटी तो नहीं कर सकते रिवील, बट यह है कि आप चीजें चेक कर सकते हैं। लेकिन सेंट्रलाइज का एक ड्रॉबैक ये भी होता है कि आपका फंड जो है वो फ्रीज हो सकता है। बहुत सारी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होती हैं जिनको अथॉरिटीज की तरफ से जब कोई मैसेज जाता है कि आप इनके अकाउंट जो है फ्रीज करें, इनका फंड फ्रीज करें, तो वहां पर जो है उसको चीज को फ्रीज कर दिया जाता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज टोटली जो है वो ट्रांसपेरेंट होती है, टोटली डिसेंट्रलाइज होती है, वहां पर किसी भी चीज का कंट्रोल नहीं होता। आप वहां पर एक रिस्क फ्री तौर के ऊपर भी जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो ये हो गया कॉन्सेप्ट सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का, मैंने बता दिया ये काम कैसे करती हैं। आप कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आएंगे, आपको जो है वो डेक्स की भी टॉप एक्सचेंजेस मिल जाएंगी, और आपको स्पॉट की भी मिल जाएंगे। अगर हम इसको डिफरेंस करते हैं कि कौन सी बेहतर है, तो यहाँ पर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस नंबर ले जाती हैं। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पर अच्छी लिक्विडिटी होती है, अच्छा वॉल्यूम होता है, अच्छा यूजर्स होता है, और मैक्सिमम जो यूजर्स है वो प्रेफर करता है, और इन्फ्लुएंसर्स भी प्रेफर करते हैं कि आप जो है वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को यूज करें, बिकॉज वो इजी टू यूज होते हैं। सो ये भी कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर कि आपकी जो है वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या होती है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस क्या होती है। अब हम बात करते हैं कि हम किस तरह से इस चीज से जो है वो बेनिफिट ले सकते हैं, क्रिप्टो इंडस्ट्री से हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, और आम यूजर्स के लिए यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं। देखिए, क्रिप्टो में आपको टोटली जो है वो यहाँ पर 2 से 3 टाइप्स की जो है वो आपको यहाँ पर ट्रेडिंग देखने को मिल जाती है, ठीक है। ट्रेडिंग क्या होती है, सिंपली स्पॉट ट्रेड होता है। आप सिंपल आते हैं, स्पॉट के ऊपर जो है वो काम करते हैं, आप किसी कॉइन को बाय करते हैं, किसी कॉइन को जो है वो सेल करते हैं। इट्स अ सिंपल स्पॉट ट्रेडिंग। फ्यूचर में क्या होता है, आप लिवरेज लेते हैं, ठीक है, जो भी एक्सचेंज है, बाइनांस है, ओकेक्स है, उनकी जो है लिवरेज की बेस के ऊपर आप ट्रेड करते हैं, और वहां से जो है वो मार्केट की प्रिडिक्शन से जो है मार्केट ने अगर ऊपर जाती है, आपने लिवरेज ली हुई है, आपको बेनिफिट होगा। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन के ऑपोजिट चली जाती है, तो वहां पर आपको बेनिफिट नहीं होता। तो डेट्स अ फ्यूचर ट्रेडिंग। इसके साथ साथ P2P ट्रेडिंग होती है, जो पेयर टू पेयर हम पर्सन टू पर्सन आपस में करते हैं, एक्सचेंजेस के थ्रू भी होती है और नॉर्मल भी होती है। और इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है आर्बिट्रेज का। आर्बिट्रेज जो होती है वो इसमें सबसे डिफरेंट है। आर्बिट्रेज के अंदर जो है वो आपको थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है वो देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि आप एक एक्सचेंज से लोअर प्राइस के ऊपर चीज को बाय करते हैं, देन इसी को जो है वो इसी चीज को, उसी क्वांटिटी को अदर एक्सचेंजेस के ऊपर हायर प्राइस के ऊपर सेल करते हैं, और जो बीच में से गैप निकलता है उस गैप की बेस के ऊपर से आप अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं, और वो प्रॉफिट कहलाता है आर्बिट्रेज प्रॉफिट। तो यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया तीनों चीजों को कि स्पॉट क्या है, सिंपली आपने कोई चीज बाय की, कोई चीज को जो है वो हायर पे जाकर सेल किया, स्पॉट ट्रेडिंग होगी। और फ्यूचर क्या होती है, आप किसी चीज को जो है वो
प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है? मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं, किसी कॉइन को लॉन्ग करते हैं, शॉर्ट करते हैं, आपको उसकी बेस के ऊपर जो है वो प्रॉफिट मिलता है। अच्छा, थोड़ा-सा मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा कि कोई भी क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, कोई भी जो होल्डर्स होते हैं, वो उसको किसी न किसी बेस के ऊपर जो है वो पिक करते हैं। अब जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन को लोग क्यों बाय करते हैं? बिकॉज़ बिटकॉइन जो है वो आप कहते हैं बैकबोन है क्रिप्टो मार्केट की, दैट्स व्हाई। इथेरियम एक पॉपुलर कॉइन है। इसके अलावा यहाँ पर चैनलिंक आ गया। चैनलिंक क्या है? आपका जो है वो डिफरेंट सर्विसेज़ प्रोवाइड करती है। आपका जो फाइल कॉइन है, वो जो है वो क्लाउड सर्विसेज़ प्रोवाइड करता है। सो जो कोई भी इन्वेस्टर होता है, कोई भी ट्रेडर होता है, वो मार्केट के इंटरेस्ट के हिसाब से चलता है। अब जैसे मैं आपको बोलूँगा आप शेयर मार्केट में जाएँ, आप उस कंपनी के शेयर बाय करेंगे जिस कंपनी ने ऊपर जाना है, जिस कंपनी ने ग्रो करना है, ठीक है? इसी तरह क्रिप्टो में भी ये कॉन्सेप्ट होता है कि लोग उन कॉइन्स को प्रेफ़र करते हैं, उन कॉइन्स की तरफ जाते हैं, जिनका बाकायदा फ्यूचर होता है, जिनकी डेवलपमेंट अच्छी होती है, जिनके पीछे टीम अच्छी होती है, जिनके फंडामेंटल तौर के ऊपर जो टोकन या कॉइन स्ट्रॉन्ग होता है, लोग उनको प्रेफ़र करते हैं और उसमें जो है वो ट्रेड करते हैं। तो सिंपली ट्रेड के 3 से 4 टाइप्स का ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है, स्पॉट, फ्यूचर, पी2पी एंड आर्बिट्रेज, और इसमें से जो सबसे डिफरेंट है, वो भी आपका आर्बिट्रेज है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं, तो चीजें एक्सप्लेन मैं करता जा रहा हूँ आपको। एंड पे थोड़ा सा मौका भी दूंगा, आप जो है इसके रेलिवेंट क्वेश्चन भी करें। अच्छा, ये चीजें तो होगी, ठीक है, कि आपने जो है वो किस तरह से मार्केट है, क्रिप्टो क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, सेंट्रलाइज क्या है, डिसेंट्रलाइज क्या है। इसके साथ साथ हम यहाँ पर एक चीज एक्सप्लेन करते हैं आपको, स्टेकिंग मॉड्यूल्स, ठीक है? अब क्रिप्टो में जो है वो एक स्टेकिंग मॉड्यूल भी होता है, ठीक है? जैसे आपने 3 से 4 चीज़ों से आप बेनिफिट ले रहे हैं, इसी तरह आप यहाँ पर जो है वो स्टेकिंग मॉड्यूल से भी यहाँ पर कुछ ना कुछ बेनिफिट ले सकते हैं। मैं थोड़ा-सा आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट देता हूँ। जैसे मैंने आपको समझाया है प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है, कि बिटकॉइन की फर्स्ट जनरेशन ब्लॉकचेन थी। वहाँ पर जो है वो आप अपने कंट्रीब्यूशन नेटवर्क के ज़रिए, हार्डवेयर के ज़रिए ऐड करते हैं, आप कंप्यूटिंग पावर उसमें ऐड करते हैं, आपको उसकी बेस के ऊपर रिवार्ड मिलता है। तो इसी तरह सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन के ऊपर क्या कॉन्सेप्ट है, इथेरियम भी प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर चला गया है, कि वहां पर आप कॉइन या टोकन को स्टेक कर देते हैं। सिंपली आप उसको स्टेक करते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर से जो है वो आपको, जो आप ट्रांजैक्शंस वैलिडेट करते हैं, उसकी बेस के ऊपर आपको जो है वो इंसेंटिव मिलता है। तो दैट्स अ प्रूफ ऑफ स्टेक। ये फर्क है प्रूफ ऑफ वर्क में। यहाँ पर जो है वो आपको एनर्जी नहीं चाहिए होती, इलेक्ट्रिसिटी आपकी कंज्यूम नहीं होती, सिंपली आपने जो है वो स्टेकिंग मॉड्यूल में जाना होता है। अपनी जो ब्लॉकचेन होती है, अब जैसे कार्डानो की है, इथेरियम की, आप उसका जो है वो नेटिव टोकन वहां पर होल्ड करते हैं, उसकी बेस के ऊपर आपको रिवॉर्ड मिलता है। तो दैट्स अ स्टेकिंग मॉड्यूल। जैसे आप ब्लॉकचेन की बाकी चीज़ों से बेनिफिट ले रहे हैं, आप इसी तरह इस चीज़ से भी बेनिफिट ले लेते हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़ी-सी एक टेक्निकल आपके साथ चीज़ शेयर करूँगा, वो है आपके अंडरस्टैंडिंग आपने करनी है वॉलेट्स, प्राइवेट कीज़ और सिक्योरिटीज़ का। अच्छा, अब बात करते हैं वॉलेट्स के ऊपर। डिसेंट्रलाइज़्ड वॉलेट क्या होते हैं, और इसके अलावा सॉफ्टवेयर वॉलेट्स क्या होते हैं, और हार्डवेयर वॉलेट्स क्या होते हैं? देखिए, ये आपके सबसे पहले आपने एक अरकम के ऊपर आ जाना है। अरकम इंटेलिजेंस की इसकी मैं लिंक भी शेयर करूँगा। आपने कोई भी क्रिप्टो की जो ब्लॉकचेन की एक्टिविटीज़ अगर आपने डिटेक्ट करनी है, आप जानना चाहते हैं, ठीक है, ब्लॉकचेन का किस एड्रेस से फंड आ रहा है, कितना फंड आ रहा है, उसके लिए आपके पास अरकम होना लाज़मी है। इसका मैं आपको यहाँ पर एक एड्रेस है, जैसे कंपनी का मैं आपको हम आपके साथ जो है वो विड्रा एड्रेस शेयर कर देते हैं। सिंपली आप यहाँ पर ट्रांज़ैक्शंस को ट्रेस कर सकते हैं। जैसे कंपनी का एक ये विड्रावल एड्रेस है, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट हम करते हैं। यहाँ पर सिंपली हम आते हैं, नीचे यहाँ पर इनफ्लो आउटफ्लो आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, वो वेट कर रहे होते हैं कि यार विथड्रॉ प्रोसेस हो रहे हैं क्या? क्या विथड्रॉवल जा रहे हैं? कंपनी के वॉलेट में फंड है? क्या विथड्रॉ वॉलेट प्रोसेस हो रहे हैं? सो इन सब को चीज़ों को देखने के लिए आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ब्लॉकचेन की, आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने की। अरकम को आपने किस तरह से यूज़ करना है, सिंपली आपका जो भी एड्रेस है, कंपनी के एंड से जो आपको या हम आपसे एड्रेस एड्रेस शेयर कर रहे होते हैं कि इस वॉलेट से विथड्रॉ आ रहा है, उसके ऊपर आप जाएँगे। सिंपली आप यहाँ पर जो है वो इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं कि आपका कितना फंड किस वॉलेट से जा रहा है, इनफ्लो क्या है, आउटफ्लो क्या है। आप इन चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं, किस वॉलेट से कितना फंड आ रहा है। जैसे आप ये देखें, इसको मैं थोड़ा-सा यहाँ पे साइड पे कर लेता हूँ। ये देखें, $20,000 डिपॉज़िट किया गया वॉलेट में, ठीक है? तकरीबन ये भी कुछ देर पहले किया गया, 21 मिनट पहले। 2 घंटे पहले $25,000 डिपॉज़िट किया गया, 3 घंटे पहले किया गया, 4 घंटे पहले किया गया। इन सब एक्टिविटीज़ को जो है वो आप ट्रेस कर सकते हैं अरकम इंटेलिजेंस से। आप चेक कर सकते हैं किस-किस वॉलेट में विथड्रॉ जा रहे हैं, कितने विथड्रॉवल अब तक जा चुके हैं, क्या विथड्रॉ प्रोसेस भी हो रहे हैं। सो ये सब कुछ आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंटली चेक कर सकते हैं। इसके लिए बस आपके पास थोड़ी-सी नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा-सा आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करना आना चाहिए। यहाँ पर आप टोटली चेक कर सकते हैं आज की डेट में कितने विथड्रॉ गए हैं, कितना पे आउट है, कितनी एक्सचेंजेस से जो है वो फंड आया है, कितनी एक्सचेंजेस के ऊपर गया है, इनफ्लो कितना था, आउटफ्लो कितना है, सब कुछ आप रकम से चेक कर सकते हैं। और बिटकॉइन के जो बड़े-बड़े आप समझेंगे ब्लॉकचेन्स के ऊपर जो नाम है, जैसे आप समझेंगे बाइनेंस का आप एड्रेस चेक कर सकते हैं, ठीक है? बाइनेंस की क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स, व्हेल्स
ठीक है? बड़ी-बड़ी इंस्टीट्यूट्स, ऑर्गनाइज़ेशंस, ब्लैक रॉक हो गई, माइक्रो स्ट्रैटेजी हो गई, वो कौन-सी एक्टिविटीज़ कर रही हैं, ठीक है? जैसे ये बायनांस के फाउंडर का अकाउंट है, आप अरकम के ऊपर आते हैं, सिंपली इसको सर्च करते हैं। यहाँ पर आपको बेसिक सब कुछ नज़र आ जाता है, ठीक है? कि इसकी होल्डिंग कितना है, इसकी कैटेगरीज़ कौन-सी हैं, इसने किस-किस ब्लॉकचेन के ऊपर कितना-कितना फंड होल्ड किया हुआ है, इसकी एक्टिविटीज़ क्या रही हैं, इसने किस एक्सचेंज से फंड ट्रांसफर किया है, कहाँ पर ट्रांसफर किया है। सो ये बेसिक है ब्लॉकचेन को समझने का, ब्लॉकचेन को सीखने का और ब्लॉकचेन्स के ऊपर एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म करने का और इन चीज़ों को मॉनिटर करने का। ये चीज़ें आपको मॉनिटर करनी आनी चाहिए कि कंपनी के वॉलेट से कितना फंड जाता है, विथड्रॉ आपके आ रहे हैं, आपके वॉलेट में कितना फंड आया है, आपने जब किसी को यूएसडीटी भेजे हैं, क्या वाक़ई ही अगले को यूएसडीटी रिसीव भी हुए हैं या नहीं हुए, आपका विथड्रॉ फेल्ड हो गया। अक्सर हम बायनांस से कर रहे होते हैं, बायनांस ब्लॉकचेन क्या होता है मेंटेनेंस के ऊपर होती है, हमें समझ नहीं आता कि फंड जा चला भी गया या नहीं चला गया। हम बैठे रहते हैं, वहाँ पर सिंक्रोनाइज़ करते रहते हैं। तो उसके लिए सिंपली आप अपना एड्रेस कॉपी किया करें, यहाँ पर आएँ अरकम के ऊपर, इसको जो है यहाँ पर पेस्ट करें और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपका फंड रिसीव हो गया है, नहीं हुआ, प्रोसेस में है, ठीक है, ट्रांज़ैक्शंस आपकी वैलिडेट हो चुकी हैं या नहीं हो चुकी, सिंपली आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइवेट्स की के ऊपर, वॉलेट्स के ऊपर और सॉफ्टवेयर वॉलेट्स के ऊपर। आप सिंपली हर ब्लॉकचेन्स का जो है वो एक वॉलेट, सॉफ्टवेयर वॉलेट आपको मिल जाता है। जैसे आपने अगर सोल के ऊपर कोई ट्रांज़ैक्शन करनी है, उसके लिए आपको फैंटम मिलता है। देखिए वॉलेट की भी किस्में होती हैं। आप एक वॉलेट यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर वॉलेट। सॉफ्टवेयर वॉलेट कौन से होते हैं? मेटामास्क, फैंटम, इसके अलावा ट्रस्ट वॉलेट, ये हैं सॉफ्टवेयर वॉलेट्स। इसमें सिंपली आप जो है वो एक अकाउंट बनाते हैं, ठीक है? वो ब्लॉकचेन का जो अकाउंट होता है, वो ब्लॉकचेन्स के ऊपर क्रिएट होता है, आपको फ्रेजेस मिलते हैं, वो फ्रेजेस आप सेव कर लेते हैं और वहाँ पर आपको 2 किस्म की चीज़ें अलाउ की जाती हैं। एक होता है आपकी प्राइवेट की, एक होता है आपका पब्लिक एड्रेस। पब्लिक एड्रेस वो होता है जिसको आप जो है वो पब्लिकली लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, पब्लिकली आप उसको जो है वो चेक कर सकते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर कि मेरी अकाउंट के ऊपर क्या जो है वो ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं। तो ये होता है आपका पब्लिक एड्रेस और दूसरा जो सिंपली होता है आपकी प्राइवेट की होती है, प्राइवेट की आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, अगर आपने वो शेयर कर दी, तो आपका फंड लूज़ हो जाता है। सो ये हो गया सॉफ्टवेयर वॉलेट। इसके साथ-साथ आपने एक वर्ड सुना होगा कोल्ड वॉलेट का, ठीक है? हार्डवेयर वॉलेट भी इसको कह सकते हैं आप, कोल्ड वॉलेट भी कह सकते हैं। वो अब एक्चुअली में थोड़ा-सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो क्या चीज़ होती है। देखिए, जो आपका सॉफ्टवेयर वॉलेट होता है या डिसेंट्रलाइज़ आपके वॉलेट्स होते हैं, ये सिक्योर होते हैं। अब कोई भी जो बड़ी व्हेल्स हैं या बड़ा कोई इंस्टीट्यूट्स है, वो लोग प्रेफ़र करते हैं कि हमारा जो फंड हो, वो डिसेंट्रलाइज़ वॉलेट में हो फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर, सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर हमारा फंड जो है, वो तकरीबन जो है वो हार्डवेयर वॉलेट में होना चाहिए। हार्डवेयर वॉलेट क्या होता है? आपके लेजर्स होते हैं, आपका ट्रेज़र्स होते हैं, ठीक है? डिफरेंट कंपनी है, लेजर एक ऑफ़र करवा रही है, ट्रेज़र करवा रही है। वो ऑफ़लाइन मार्केट से कनेक्ट नहीं होते। सिंपली आपके पास लेजर डिवाइस आती है, आप उसमें अपना बिटकॉइन रख सकते हैं, उसमें आप जो है वो अपना इथेरियम रख सकते हैं, अपना यूएसडीटी रख सकते हैं। अब उसका फ़ायदा क्या होता है, ठीक है? सॉफ्टवेयर वॉलेट में क्या होगा, आपका मोबाइल अगर हैक हो गया, ठीक है? मोबाइल आपका किसी ने हैक कर लिया, तो आपके सॉफ्टवेयर वाले सारे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएँगे। आपका अगर उसने मोबाइल हैक किया तो उसने आपका मेटामास्क भी उसके तक एक्सेस हो जाएगा, वो आपका ट्रस्ट वॉलेट भी एक्सेस कर लेगा, ठीक है? आपने जो है वो एक्सटेंशन ऐड की होंगी, ठीक है? अपने ब्राउज़र्स में, कीवी में, ओपेरा में, वो भी सारी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएँगी। बट हार्डवेयर वॉलेट जो होता है, उसका फ़ायदा ये होता है कि वो ऑफ़लाइन मार्केट से कनेक्ट नहीं होता। उसमें जो है वो टू फेस आप कह सकते हैं वेरिफ़िकेशन होती है। आपने कोई भी ट्रांज़ैक्शन करनी है, एक तो आपको जो हार्डवेयर आपका वॉलेट होता है, मैं आपको थोड़ा-सा दिखा भी उसका देता हूँ और ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा फंड कहाँ पे सेव होता है। आपका फंड किसी भी एक तो एक्सचेंज के ऊपर सेफ नहीं है, जितनी भी एक्सचेंजेज़ हैं, आप अगर उसको यूज़ कर रहे हैं, तो कहते हैं ना एज़ अ पब्लिक टॉयलेट एक वर्ड यूज़ किया जाता है कि आप किसी भी एक्सचेंज को एज़ अ पब्लिक जो है वो अ, डॉलर उसको यूज़ करें, उसमें अपनी लाइफ़ टाइम की सेविंग्स ना रखें। अगर आप क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हैं, इस इकोसिस्टम में आप लोग काम कर रहे हैं, तो इसके लिए जो है वो आपके पास अगर आपने होल्डिंग करनी है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपके पास हार्डवेयर वॉलेट होना लाज़मी है, ठीक है? मैं हार्डवेयर वॉलेट का थोड़ा-सा आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ, ये कैसे होते हैं और इसको जो है वो आप अपने कंप्यूटर से अपने आपके पास कोई भी डिवाइस है, ये इस तरह का एक लेजर होता है, इसके साथ कनेक्ट करके इसमें अपने बीटीसी रख सकते हैं और जैसे ही आप इस डिवाइस को अनप्लग कर देते हैं, ठीक है? जैसे मैंने लैपटॉप के साथ इसको कनेक्ट किया, उसके बाद मैंने इसको अनप्लग कर दिया। तो इसकी जो है वो एक्सेस जो होती है, वो ऑनलाइन मार्केट से हट जाती है, ठीक है? फिर ये ऑफ़लाइन हो जाता है, ये सेफ हो जाता है और जब आपने इसको ट्रांज़ैक्शन इसके ऊपर कोई करनी होती है, तो सिंपली लैपटॉप के साथ आप कनेक्ट करते हैं, इसका बटन होता है, टू फैक्टर होता है। एक तो आप सॉफ्टवेयर से भी जो है उसको अलाउ करते हैं ट्रांज़ैक्शन, दूसरा जो है वो इसको इसका जो बटन होते हैं, उसको भी आप वहाँ से अलाउ करते हैं, उसके बाद जो है वो ट्रांज़ैक्शन एग्ज़ीक्यूट होती है। तो ये डिफरेंशिएट है सॉफ्टवेयर वॉलेट में और हार्डवेयर वॉलेट में। अब जैसे कंपनी कहती है हम फायर ब्लॉक टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, ठीक है? अब फायर ब्लॉक जो है पीछे इनका जो फंड होते हैं, इनके कस्टोडियल वॉलेट्स में होता है, ठीक है? ये टाइम टू टाइम आपके जो वॉलेट्स होते हैं उनको फिल करते जाते हैं। दैट्स व्हाई जो है वो आपका जो विथड्रॉ है वो स्टेबल रहता है। अब जैसे रिसेंटली हमने देखा है, मैं इसके ऊपर आता हूँ।
आपका जो मैं अरकम के ऊपर हम चेक कर रहे थे, यहाँ पर आप कंपनी का एड्रेस सर्च करते हैं तो तकरीबन सुबह से इसके अंदर फंड नहीं था। बिकॉज़ यहाँ पर ह्यूमन इंटरैक्शन है, कंपनी का कोई पर्सन है जिसके पास अथॉरिटी है इसमें वॉलेट में डिपॉज़िट करने की फंड, जब वो अवेलेबल होगा तभी जो है ये वॉलेट फिल होंगे, अदरवाइज़ जो है ये वॉलेट फिल नहीं होंगे। कोई पर्सन बिज़ी है तो वॉलेट फिल नहीं होता, विथड्रॉ स्टॉप रहता है, दैट्स व्हाई विथड्रॉ क्यू में लगते जाते हैं और विथड्रॉ प्रोसेस नहीं होते। लेकिन जब आप किसी कंपनी के साथ जो है वो फायर ब्लॉक होगी, इसके अलावा बायनांस ने अपनी एक इंडिविजुअल कंपनी बना ली है, जिनके साथ जब आप कोलैब करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आप इनको फंड दे देते हैं, ठीक है? फंड उनके पास होता है, आप इनको बता देते हैं कि हमारा ये यूज़र है, इनको जो है वो आपने विथड्रॉ देना है। उनके पास इतना बड़ा सर्वर है, इतना बड़ा सेटअप है, उनके पास कस्टोडियल वॉलेट है, मल्टी सिग्नेचर वॉलेट्स हैं, जो आपकी ट्रांज़ैक्शन को जो है वो नॉन स्टॉप प्रोसेस करते रहते हैं, ठीक है? उसमें जो है वो हैकिंग का जो चांस होता है, वो बहुत कम होता है। अदरवाइज़ जो आपको ये अपने इंडिविजुअल वॉलेट्स होते हैं, जैसे अब ये वॉलेट है, अगर ये एक वॉलेट कॉम्प्रोमाइज़ हो गया ना, तो जितना फंड पड़ा है ये आपका सब जाएगा। लेकिन जो फायर ब्लॉक की सिक्योरिटी होती है उसमें अगर 3 पर्सन्स होते हैं तकरीबन, वो तीनों ट्रांज़ैक्शन को एग्ज़ीक्यूट करेंगे, तभी ट्रांज़ैक्शन एग्ज़ीक्यूट होगी और अगर एक प्राइवेट की उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो भी जाए तो आपका फंड कहीं नहीं जाता। इंडिविजुअल वॉलेट में, सॉफ्टवेयर वॉलेट में प्राइवेट गी गई तो फंड गया। लेकिन जो फायर ब्लॉक टेक्नोलॉजी होती है उसमें ये चीज़ नहीं होती, उसमें मल्टी सिग्नेचर वॉलेट होते हैं। अगर आपका जो है वो एक पर्सन की प्राइवेट की कॉम्प्रोमाइज़ हो भी गई, तो जो है वो बाकी आपका फंड जो है वो उसमें पूरा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। तो ये थोड़ा-सा ओवरव्यू था, थोड़ा-सा डिफरेंस था कि आपकी प्राइवेट्स की क्या होती हैं, सिक्योरिटी क्या होती है, सॉफ्टवेयर वॉलेट क्या होते हैं और हार्डवेयर वॉलेट्स क्या होते हैं। तो इस चीज़ को भी मैंने जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद हम बात यहाँ पर करेंगे फ्यूचर क्या है इस टेक्नोलॉजी का, क्रिप्टो का क्या फ्यूचर है, क्रिप्टो से आप किस तरह लर्न कर सकते हैं, वेब 3 क्या है, थोड़ा-सा मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल वेब 3 आप वर्ड सुनते हैं तो इससे पहले हमें समझना पड़ेगा वेब 1 क्या है? 19s में आज से ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 50 साल पहले जब इंटरनेट आया, तो उसमें एक ऑप्शन था कि जस्ट आप आर्टिकल्स रीड कर सकते थे, ठीक है? इससे पहले तो बुक्स वाला कॉन्सेप्ट होता था ना, लोग बुक्स पढ़ते थे, ठीक है? न्यूज़पेपर पढ़ते थे, ठीक है? तो यहाँ पर जब इंटरनेट का चीज़ आई तो इसमें वेब 1 को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। वेब 1 में आप सिर्फ़ एक चीज़ को रीड कर सकते थे, आप इंटरैक्ट नहीं उसमें कर सकते थे। सो क्या किया डेवलपर्स ने इसके ऊपर काम किया, इसको मज़ीद मॉडिफ़ाई किया, मज़ीद इसको जो है वो यूनिक किया। वेब 2 टेक्नोलॉजी को जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया गया। वेब 2 टेक्नोलॉजी क्या थी कि आप किसी चीज़ को रीड कर रहे हैं, उसके साथ-साथ आप उसमें इंटरैक्ट भी करें। जैसे फ़ेसबुक है, फ़ेसबुक के ऊपर आपको कोई पोस्ट मिलती है, आपके पास राइट होता है कि आप उसके नीचे जाकर कमेंट कर सकते हैं। आप उसमें कमेंट करते हैं, आप उसमें जो है वो जाकर इंटरैक्ट करते हैं, आप उसको लाइक कर सकते हैं। जो भी आप उसके ऊपर रिएक्ट करना चाहें, जिसकी बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है। जैसे मैं ट्विटर के ऊपर हूँ, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है अगर ये वेब 1 होता तो जस्ट मैं ये चीज़ को रीड कर सकता। जैसे मैं एक पब्लिशर हूँ, मैंने कोई आर्टिकल पब्लिश किया है, कोई न्यूज़ पब्लिश की है, तो मैं जस्ट उसके ऊपर अगर वेब 1 में होते, तो जस्ट मैं क्या करता, यहाँ पर जाता, उसको रीड कर सकता, उसका इंटरैक्ट नहीं कर सकता। बट जो वेब 2 आया, उसमें मैं जो है वो इसके साथ इंटरैक्ट कर सकता हूँ। जैसे इंस्टाग्राम हो गया, ये एक्स हो गया, मेरा भी ओपन हो जाए, तो यहाँ पर कोई भी मेरा पोस्ट है, मैं उसके नीचे कमेंट कर सकता हूँ या किसी के सकलैन भाई हैं, उनके पोस्ट के ऊपर कमेंट कर सकता हूँ। दिस इज़ कॉल्ड अ वेब 2। अब इसके जो वर्ज़न आ रहा है, वो है वेब 3। वेब 3 में क्या है देखें, जो भी आप ये डेटा है, फ़ेसबुक का आपका डेटा है, आपका इंस्टाग्राम का डेटा है, आपका एक्स का डेटा है, ये सारा सेंट्रलाइज़ सर्वर्स में आपका जो है वो ऐड होता है और वो आपका डेटा सेल भी कर सकते हैं। वो आपके डेटे को यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे आप सिंपली कभी-कभार किसी डिवाइस के बारे में बात कर रहे होते हैं, यार मैंने मोबाइल लेना है। तो ऑटोमैटिकली आप देखते हैं टिकटॉक के ऊपर, गूगल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर आपको नए-नए मोबाइल्स के ऐड आना शुरू हो जाते हैं। अब आप जैसे कहेंगे विंटर्स आ रहा है यार, मैंने ये जो है वो आउटफिट लेना है, मैंने ये जैकेट लेनी है। सो वो क्या होता है, आपका मोबाइल ऐसा उन्होंने जो है टेक्नोलॉजी एक बनाई हुई है कि आपको उसके रेलेवेंट चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। मतलब आपका डेटा जो है पीछे कंट्रोल हो रहा होता है, उनके कंट्रोल में होता है, वो उसको यूज़ करते हैं, सेल कर सकते हैं, ठीक है? उसको जो है वो सेंट्रलाइज़ सर्वर्स में आप कहते हैं आपको डेटा स्टोर हो रहा है। बट वेब 3 क्या होगा, ये टोटली चीज़ जो है वो डिसेंट्रलाइज़ हो जाएगी। जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ना, तो टोटली जो है वो डिसेंट्रलाइज़ कर दी गई है। इसी तरह वेब 3 होगा कि आपका जो है वो डेटा आप तक सेफ रहेगा, ठीक है? कोई भी आपके डेटे को यूज़ नहीं कर सकेगा और जो है वो जैसे आप देखते हैं, बहुत सारे अगर कोई इर्रेलेवेंट चीज़ शेयर हो जाती है फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, एक्स के ऊपर, तो अकाउंट बैन कर दिए जाते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होता। तो वेब 3 में ये भी चीज़ हो जाएगी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा। कोई को राइट नहीं होगा, बस एक जो कहते हैं ना कि कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जाएगा, उसके बाद उसमें कोई चेंज नहीं कर दिया जाएगा। आपको जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलेगा, आपका डेटा डिसेंट्रलाइज़्ड वे में स्टोर होगा और बहुत सी जो है वो चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। तो दिस इज़ कॉल्ड अ वेब 1, वेब 2 एंड वेब 3। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी था। हमने बहुत दफ़ा ये वर्ड सुना है कि वेब 3 क्या है, वेब 1 क्या है, वेब 2 क्या है। देखिए, दुनिया में अगर किसी ने तरक्की की है, अब जैसे बिटकॉइन आया, ठीक है? बिटकॉइन क्यों फ़ेमस हुआ?
बिकॉज़ उसने ऐसा कॉन्सेप्ट दिया फर्स्ट टाइम P2P जो है वो आपका हुआ पेयर टू पेयर बॉर्डरलेस और डिसेंट्रलाइज्ड वे में आपने ट्रांज़ैक्शन की। दैट्स व्हाई बीटीसी पॉपुलर हो गया। उसके बाद इथेरियम क्यों पॉपुलर हुआ? इथेरियम ने उसको जो है जो उसकी लिमिटेशन थी उसको ब्रेक किया। अपना कॉन्सेप्ट दिया कि यार आप ब्लॉकचेन को सिर्फ P2P डिसेंट्रलाइज़ या पेमेंट्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते। आप इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं। आप इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स डेवलप कर सकते हैं। आप इसके ऊपर डिसेंट्रलाइज़ ऐप बना सकते हैं। दैट्स व्हाई आप देखें बीटीसी छोटा इथेरियम जो है उसके भी कितना बड़ा मार्केट कैप है। एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है उसकी क्रिप्टो मार्केट में। उसके बाद थर्ड जनरेशन आई, उसके भी बड़े नाम है प्रोजेक्ट्स में एक्सआरपी देख लें, कार्डानो देख लें, सोलाना देख लें। इन्होंने इसलिए नाम बनाए हैं भाई कि इन्होंने अर्ली स्टेज के ऊपर एक ऐसी चीज इंट्रोड्यूस करवाई जो आज से पहले मार्केट में नहीं थी। मैंने उन्हीं लोगों को कामयाब होते देखा है कि जिन्होंने मार्केट की जो आप कहते हैं ना जो गैप है उसको फिल किया। जिस चीज़ की मार्केट में डिमांड थी और कोई ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जो आज से पहले मार्केट में नहीं थी और वो चीज़ उनकी कामयाब भी हुई। सो ये चीज़ होती है मैं आपको कहता हूँ ना सीखें, चीज़ों को सीखें। इसीलिए सीखें कि आपको पता हो कि मार्केट का गैप क्या है। अब जैसे एक्सचेंज ऑन का मैं थोड़ी-सी एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देता हूँ। एक्सचेंज ऑन के ऊपर मैंने ऐसे ही वर्किंग की है कि आज से पहले मैंने किसी प्रोजेक्ट पे उसके ऊपर वर्किंग ऐसी मेरी प्रोग्रेस नहीं रही। रीज़न एक ऐसी चीज़, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिला कि जो आज से पहले ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मार्केट में नहीं था। वो जो मार्केट में एक गैप था, ठीक है, आर्बिट्रेज ट्रेडिंग का या एक्सचेंज के ऊपर एफ़िलिएट मार्केटिंग का, उस गैप को जो है वो एक्सचेंज ओन ने फ़िल किया। दैट्स व्हाई हमें वहाँ पर एक मैसिव सक्सेस मिली। हमने मैसिव लेवल के ऊपर वहाँ पर काम कर रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं। तो ये चीज़ होती है अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपने उस गैप को तलाश करना है। उस गैप के ऊपर काम करके तब वहाँ से जो है वो बेनिफिट लेना है। इसके साथ-साथ ब्लॉकचेन का फ्यूचर ये है कि यहाँ पर जो है वो एआई का काम हो रहा है, ठीक है? एआई इंटीग्रेशंस हो रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है? उसको ब्लॉकचेन के साथ आप समझिए कि मर्ज अप कर दिया गया है। आपकी एक्सचेंज के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो यूज़ हो रही है। इसके अलावा डीफाई है, एनएफटीज़ का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, थोड़ा-सा मेटावर्स है। मेटावर्स क्या होता है? एक वर्चुअल दुनिया होती है। एक आपने अ, अव अवैटर मूवी थी, पता नहीं मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, आपने देखी होगी कि उसमें क्या होता है कि वो लोग एक कंप्यूटर में जाकर जो है वो अपना जो है वहाँ पर सो जाते हैं, ठीक है? वहाँ पर जाकर खुद को लॉक कर लेते हैं और उसके बाद वो मेटावर्स की दुनिया में चले जाते हैं, दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। तो ये एक मेटावर्स टेक्नोलॉजी होती है कि आप जो है एक वर्चुअल दुनिया में चले जाते हैं, वहाँ पर आप अपने रिलेटिव से मिल सकते हैं, ठीक है? वहाँ पर आप एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म कर सकते हैं और आपको लगेगा कि आप वो रियल में कर रहे हैं। तो ये एक कंप्लीट जो है वो मेटावर्स की जो है वो टेक्नोलॉजी है। तो ये क्रिप्टो का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि जिसमें आपको समझाया जाता है कि आपकी क्रिप्टो करेंसीज़ क्या हैं, आपकी ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो करेंसीज़ का रोल मैंने आपको बताया है, बिटकॉइन का क्या रोल रहा है, इथेरियम का क्या रोल रहा है, इसके अलावा जो थर्ड जनरेशन की कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उनका क्या है, सेंट्रलाइज़ क्या होती हैं, डिसेंट्रलाइज़ क्या होता है, ठीक है? बिटकॉइन, इथेरियम की अंडरस्टैंडिंग करवाई है आपको। आल्ट्स कॉइन वो होते हैं, जो बिटकॉइन और इथेरियम के अलावा होते हैं, ठीक है? जैसे बिटकॉइन के अलावा मार्केट में इस टाइम 26 से 27 हज़ार क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, वो सारी आल्ट्स कॉइन हैं, ठीक है? उनको हम आल्ट्स कॉइन कहते हैं। और इसके अलावा आपको वॉलेट्स का बताया गया, सॉफ्टवेयर वॉलेट्स क्या हैं, आपके हार्डवेयर वॉलेट्स क्या होते हैं, सिक्योरिटी आप किस तरह जो है उन चीज़ों की कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन है जो क्रिप्टो में काम कर रहा है, देखिए क्रिप्टो में सिक्योरिटी मस्ट है। अक्सर इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं बड़े-बड़े कि क्रिप्टो की अडॉप्शन में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक आ रहा है या जो सबसे बड़ा कोई मसला आ रहा है, वो है इसकी सिक्योरिटी का, ठीक है? जैसे डिसेंट्रलाइज़्ड वॉलेट बहुत सारे लोगों के हैक हो जाते हैं, एक्सचेंजेस हैक हो जाती हैं, वॉलेट में से फंड गायब हो जाते हैं। तो अब इस टेक्नोलॉजी के ऊपर भी वर्क हो रहा है कि आपको इस तरह का मॉड्यूल जो है वो प्रोवाइड किया जाए कि डिसेंट्रलाइज़ में जो है वो एक ऐसा हो कि आपकी परमिशन के बगैर भी आपका फंड जो है वो ट्रांसफर ना हो। सो इस टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम हो रहा है। सेंट्रलाइज़्ड स्टोरेज का बता दिया, डिसेंट्रलाइज़्ड कोल्ड कोल्ड स्टोरेज के सॉल्यूशंस आपको दे दिए। क्रिप्टो की बेसिक्स आपको बता दी, स्पॉट, फ्यूचर, इसके अलावा आर्बिट्रेज, P2P, स्टेबल्स कॉइन का आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है? इसके अलावा जो है फ्यूचर आपको वेब 3, वेब 1, वेब 2 का एक थोड़ा-सा ओवरव्यू दे दिया। तो ये ओवरऑल एक क्रिप्टो है, ये बिल्कुल बेसिक है। ये मैंने आपको 1% जैसे आपके साथ गाइड किया। कल आप आएँगे, कल के जो है वो सेशन में मैं आपके साथ जो है वो आर्बिट्रेज इंडस्ट्री शेयर करूँगा और उसमें बताऊँगा कि आर्बिट्रेज एक्चुअल क्या होता है, उसको आप अपनी एक्सचेंज के साथ कंपेयर कर सकते हैं, उसका कंपैरिज़न कर सकते हैं कि वाक़ई ही आपकी एक्सचेंज भी उसी मॉड्यूल के ऊपर जो है वो काम कर रही है, क्या वही मॉडल एक्सचेंज भी आपको दे रही है, जो आर्बिट्रेज रियल एक्सेस है, रियल मार्केट है। इसके अलावा इसकी पोटेंशियल्स क्या हैं? क्या इंस्टीट्यूट लेवल के ऊपर भी आर्बिट्रेज किया जाता है? क्या इसका कोई बेनिफिट भी है? ये सारी चीज़ें जो है वो आपके साथ कल के सेशन में जो है वो एक्सप्लेन होंगी। आज का सेशन में भी थोड़ा-सा आपको स्किप लगा हो, थोड़ा-सा आपको समझ ना आई हो, उसकी रीज़न ये थी कि बहुत सारे टॉपिक हैं, इसको मैंने बड़ी मुश्किल से ही जो है वो एक सेशन के अंदर मर्ज किया है, ताकि मैं बेसिक थोड़ा-सा बता सकूँ कि क्रिप्टो क्या है, ब्लॉकचेन क्या है और आप जो है वो खुद सेल्फ की बेस के ऊपर किस तरह लर्निंग कर सकते हैं, किस तरह चीज़ों को चेक कर सकते हैं। सो इसके ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन है,
तो आप लोग बोल सकते हैं, अदरवाइज जो है वो मैं को होस्ट से एक दो क्वेश्चन लूंगा और सेशन को जो है वो एंड करूंगा। कोई जानना चाहता है इसके रेलिवेंट, क्रिप्टो की इंडस्ट्री के रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है, Web3 Web1 या क्रिप्टो की आप कोई बेसिक चीज को पूछना चाहते हैं? जी सर पूछ सकते हैं आप, हैंड रेस कर दें। जी डॉक्टर साहब आपको कर दिए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। आसिम भाई कैसे जी हैं आप? ठीक वालेकुम है। सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये ना थोड़ा सा पैनकेक स्वैप, जिस तरह आपने बताया ना कि डेक्स डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, तो इसका मुझे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दें कि इसमें लिक्विडिटी हमेशा जो है ना पड़ी रहती है। आप इसको अगर चेक करें जाके आरकम से, तो आपको मिलती है लिक्विडिटी। इस पे ये जनरेशन किस तरह करता है? इस पे जिस तरह आप कहते हैं कि P2P स्पॉट या फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं है, तो इसकी जनरेशन कहाँ से है फिर? अगर लोग इस पे लिक्विडिटी डाल रहे हैं या कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस पे इसको लिक्विडेट कर रहा है, ये इसकी मुझे जनरेशन पार्ट की कोई बता सकेंगे आप? ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा सा ना इसका आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में ऐसे होता है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो, अब जैसे आपके पास पैनकेक स्वैप है, इसका अपना नेटिव टोकन है केक। ठीक है। लोगों ने एक एपीवाई के ऊपर केक को स्टेक किया होता है, केक के साथ यूएसडी को जो है वो स्टेक किया होता है। ठीक है। ये चीजें यहाँ पर होती हैं, लेकिन आपको जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है ना, यहाँ पर आपको लिक्विडिटी थोड़ी कम मिलती है एज कम्पेयर टू सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। आप वॉल्यूम देख सकते हैं, अगर हम यहाँ एक्सचेंजेस के ऊपर जाते हैं, यहाँ पर आप देखें एक आपको डेक्स मिलती है, एक आपको सेंट्रलाइज मिलती है। सेंट्रलाइज के ऊपर आप देखें तो 19 बिलियन का तकरीबन बाइनांस के ऊपर मार्केट कैप है। उसी के कंपैरिजन में अगर हम इसमें पैनकेक B3 के ऊपर जाते हैं, यहाँ पर आपको बहुत कम मिलेगा। तकरीबन आप कह सकते हैं कि 2.1 बिलियन का, आप कह सकते हैं तकरीबन, हाँ 21,000 बिटकॉइन इतना आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर लिक्विडिटी एज कम्पेयर टू कम होती है, बिकॉज यहाँ पर लिमिट ऑर्डर लगे होते हैं, लोगों ने एक्सचेंजेस के ऊपर ऑर्डर लगाए होते हैं, या लोग आप कह सकते हैं कि मार्केट प्राइस के ऊपर मैक्सिमम ट्रेड्स करते हैं। लेकिन इसमें जो लिक्विडिटी ऐड होती है वो मैंने आपको बताया है कि लोग इसमें स्टेक करते हैं, इसमें लिक्विडिटी ऐड करते हैं, फिर उन लिक्विडिटी की बेस के ऊपर उनको कुछ एपीवाई मिलता है, कुछ इंसेंटिव जो है वो मिलता है। ये इसका मॉड्यूल है थोड़ा सा। अच्छा, मतलब पैनकेक स्वैप का बाइनांस के साथ कोई लिंकअप नहीं है? नहीं ये एक अपनी एक्सचेंज है, ठीक है, इन्होंने डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बनाई हुई है। बट ये है कि यहाँ पर हम्म, पॉपुलर जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, जो क्रिप्टो के कुछ मीम्स टोकन होते हैं वो ट्रेड होते हैं, और वो ट्रेडर अपनी बेस के ऊपर जिनके लिमिट ऑर्डर लगे होते हैं वही इसको जो है वो कर रहे हैं। बट यहाँ पर इतनी लिक्विडिटी नहीं होती। यहाँ पर आप अगर फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन को खरीद रहे हैं, और यहाँ पर गैप भी बहुत ज्यादा मिलता है। यहाँ पर जो प्राइस का जो आप कह हम्म, सकते हैं ना स्प्रेड होता है वो बहुत ज्यादा रहता है, वो इस वजह से ज्यादा रहता है कि यहाँ पर लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है, और सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में थोड़ी सी ज्यादा होती है। और अगर डिसेंट्रलाइज का आप आर्बिट्रेज करते हैं ना, तो आपको 10 गुना ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है डिसेंट्रलाइज में, क्योंकि यहाँ पर प्राइस स्प्रेड और लिक्विडिटी की बेस के ऊपर आपको जो है ना डिफरेंस ज्यादा मिल जाते हैं। 10x सही। ज्यादा और ये पोटेंशियल जो, है। जी जी, ये जो हम स्वीपिंग स्लिपेज फीस और गैस फीस होती है, अक्सर आपने देखा होगा टोकन जो है ना वो पैनकेक स्वैप के ऊपर जाके जो है ना वो जी। लिस्ट होते हैं, उसका कोई अच्छा पार्ट मेरा। हाँ हाँ, ये जी जी। स्लिपरेज ये होती है, फॉर एग्जांपल आपने 10% रख दिया, आपने बिटकॉइन को ट्रेड किया, आपने उसमें स्लिपरेज में 10% रख दिया। तो 10% ये होती है कि अगर 10% बिटकॉइन के अंदर फ्लक्चुएशन आती है तो उस बेस के ऊपर आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है। अगर वो 10% से ज्यादा आती है फिर आपका ऑर्डर नहीं प्लेस होता। ये चीज होती है। मतलब मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ कि इसका पैनकेक स्वैप का जस्ट जो है ना, आप ये कह रहे हैं कि जो केक इसका टोकन है, उसके जरिए जो जनरेशन पावर है, और स्टेक के जरिए नहीं लोग नहीं सर, लिक्विडिटी ऐड। प्रॉपर इसका लिक्विडिटी मॉड्यूल है। जैसे आप बाइनांस के ऊपर जाते हैं ना, आ, जी जी। नहीं नहीं मैं थोड़ा सा आपको यहाँ ओपन करके दिखाता हूँ। हम्म, जस्ट एक मिनट, रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ क्योंकि वो हो गया सर। जी। यहाँ पर हम आते हैं।